हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवन। इंग्लिश के एग्जाम के लिए आपके पास 5 दिन का टाइम है। इन 5 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है जिससे कि आप एक बेहतरीन स्कोर लेके आ सको, एटलीस्ट 95% आप इस एग्जाम के लिए आ सको। देखो यार, इंग्लिश का एग्जाम जो है ना, इसमें आप कम पढ़कर भी एक बेहतरीन स्कोर लेके आ सकते हो। भैया मेरी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मेरी भी अच्छी नहीं थी, मेरे को भी स्पोकन इंग्लिश इतनी अच्छी तरह नहीं आती थी, उसके बावजूद मैं इस इंग्लिश के एग्जाम में 95% स्कोर करा था। कुछ ऐसे हैक होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी ना भी हो तब भी आप उन हैक्स को यूज करके एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। वही हैक्स, वही ट्रिक्स, वही स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से सुनना है, कैसे आप इन 5 दिनों को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, वो स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा। आप 1.5x पे देख लेना जिससे कि आपका टाइम बचे। सबसे पहली चीज देखो यार, आपको ये पता ही होगा आपका पेपर का क्या पैटर्न है। अब ये जो अनसीन पैसेज आते हैं ना, ये अनसीन पैसेज पहले की तरह नहीं आते हैं, आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि आप अनसीन पैसेज में से उठाओगे, डायरेक्ट उठा के आंसर चेप दोगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अब आपको अपने तरीके से आंसर को फ्रेम करना होता है, अपनी भाषा में आंसर को फ्रेम करना होता है। तो यहां पे जो अनसीन पैसेज है ना, इनकी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। सेम केस यहां पे है। यहां पे जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं और ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस में आपको अपनी भाषा में अच्छे से लिखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पैसेज से उठाओ और डायरेक्ट चेप दो। तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ना मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि आप एक तीर से दोनों निशाने मार दो। क्यों ना मैं आपको ऐसी एक टॉपर की स्ट्रेटेजी बताऊं जिससे कि आप एक तीर से दोनों निशाने मार दो, दोनों के दोनों 40 + 20 60 नंबर आप अच्छे से सिक्योर कर लो। ये स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट ईयर भी और उससे लास्ट ईयर भी टॉपर्स, आपके दो सीनियर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करी थी। ध्यान से सुनना। शुरू के 2 मिनट आपको ऐसा लगेगा भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके बाद हर एक चीज कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान से सुनना है। देखो, आप किस तरह से आपकी एनसीईआरटी रीड करते हो, या फिर आप किस तरह से अपनी जो भी एनसीईआरटी की बुक होता है उसको पढ़ते हो। या तो आप कोई टेक्स्ट में समरी देखोगे या फिर आप कोई वीडियो देखोगे। मेरा यह कहना है कि आप रीड करना समरी को। सबसे पहला स्टेप है कि एक समरी पढ़ो, ठीक है। वीडियो से ज्यादा अच्छा रहता है, रीड कर लो। डायरेक्ट गूगल पे जाओगे, लिख देना चैप्टर नंबर जो भी है आपका, उसकी समरी आपको गूगल पे मिल जाएगी। रीड करने से क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन बनी रहती है। वीडियो में क्या है, हम कई बार क्या होता है, वीडियो देखते देखते ऐसा होता है अपने ख्यालों में खो जाते हैं। उसके बाद हम करते हैं अरे यार ये वीडियो भी चल रही थी, फिर 1 मिनट बैक करके देखते हैं। आप जब किसी चीज को रीड करोगे तो आप पूरी कंसंट्रेशन से रीड करोगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आपको समरी रीड करनी है। दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसको आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं उनको वहां पे अंडरलाइन कर दो। शर्माओ मत, ये मत सोचो बुक गंदी हो जाएगी, ये मत सोचो कि कॉपी गंदी हो। टॉपर्स की आप नोटबुक देखोगे ना, टॉपर्स की बुक देखोगे, पूरी सनी होती है। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट जो होती है उसको अंडरलाइन करते चलते हैं। तो आपका काम रहेगा कि आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करो। अभी सुनते रहो। अब इसके बाद क्या काम रहेगा ना, अब इसके बाद आपका काम रहेगा कि इन अंडरलाइन में से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए यहां पे फ्रेम पड़े हैं। कहां फ्रेम पड़े हैं मैं आपको बताता हूं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए फ्रेम पड़े हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं पे ढूंढने हैं। क्या बोला मैंने, फिर से सुनना। पहला काम है समरी पढ़ो। इससे आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा कि चैप्टर में क्या चीज है। एक चैप्टर उठाया, समरी पढ़ी, समरी से ओवरव्यू हो गया। अब इसके बाद जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो लाइन बाय लाइन रीड करो और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने दे रखे हैं आपको उनको निकाल के उनके आंसर फाइंड करो। थोड़ा कनेक्ट होना शुरू हो रहा है, थोड़ा कनेक्ट होना शुरू हो रहा है। अरे भाई आपके लिए यह भी तो एक अनसीन पैसेज ही है। इस अनसीन पैसेज में से आपको क्वेश्चंस को फाइंड करना है और उनके आंसर खुद बना के लिखो। या फिर दिमाग में सोचो कि यार ये क्वेश्चन है, इसका यहां पे थोड़ा बहुत रेफरेंस मिला हुआ है। जैसे मान लो यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका रेफरेंस यहां से लेके यहां तक मिला हुआ है। अब इसको मेरे को मान लो 150 वर्ड्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगी। तो अब ये 3 लाइन से अब अपने आप सोचो कि यार इस चैप्टर में से मैं कैसे कैसे 150 वर्ड्स का इस आंसर को मैं बना सकता हूं। कनेक्ट हो रहा है भैया। यहां पे जो ये अनसीन पैसेज है ये भी आपके लिए अनसीन है। जो एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हो वो भी आपके लिए अनसीन है। यहां पे भी आप क्वेश्चन से आंसर फाइंड करते हो, क्वेश्चंस पढ़ के आंसर फाइंड करते हो और उसको अपनी भाषा में लिखते हो। यहां पे भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन से आंसर फाइंड करोगे, अपनी भाषा में लिखोगे। भैया ये क्वेश्चन कहां मिलेंगे, मैंने कहा मेरे जान मैंने निकाल दिए हैं। आपके सीनियर्स के लिए भी लास्ट ईयर निकाले थे, आपके लिए भी वही फॉर्मेट है जैसे फुटप्रिंट विदाउट फीट है। इसमें हर एक चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पे निकाल रखे हैं कि देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, यहां पे देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने पेज नंबर लिख रखा है कि इस वाले पेज के लिए क्वेश्चन, इस वाले पेज के लिए क्वेश्चन, इस वाले पेज के लिए क्वेश्चन, इस वाले पेज के लिए क्वेश्चन। ये कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप देख रहे हो, आप एक तीर से 2 निशाने मार रहे हो। ये होती है टॉपर्स की सोच।
कि आपने क्या करा, आपने अलग से अनसीन पैसेज का ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। सीबीएसई के सैंपल पेपर है, एक दो कर लिए। आपने क्या करा कि जो एनसीईआरटी है उसी को एक अनसीन पैसेज की तरह रीड करा, कि आपने उस अनसीन पैसेज की तरह रीड करा, कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस के आंसर आपने ढूंढे और अपनी भाषा में फिर फ्रेम करने की कोशिश करी। तो आपका क्या हुआ, आपके अनसीन पैसेज की भी तैयारी हो गई, आपके नीचे के जो सेक्शन है, जो लिटरेचर का पूरा सेक्शन है, उसकी भी तैयारी हो गई। कैसे हो गई, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, क्यों, क्योंकि आपने लाइन बाय लाइन पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है। तो यहां से ये खत्म हुआ। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर्स, भाई आपने एनसीईआरटी रीड कर रखी है, मतलब कि आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर है, तो आप शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स भी यहां पे लिख पाओगे। साथ में आपने क्या करा, एक दो सीबीएसई के जो सैंपल पेपर है उसको उठा के उसके बाद उसके अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस कर ली, कैसे सॉल्व करना है, कैसे देखना है, कैसे लिखना है, साथ में उनके जो आंसर्स दे रखे हैं उससे टैली कर लिए, एक बार देख लिया उन्होंने कैसे लिखा है। तो आपको क्या हो गया, इन दोनों चीजों की भी प्रैक्टिस हो गई। तो 20 और 40 60 नंबर आपके यहां सिक्योर हो गए। ये एक बहुत बड़ा चंक है आपके पेपर का। इससे क्या हुआ, सब लोग बोलते हैं एनसीईआरटी 9 महीने रीड करो, बोर्ड लगती है। आपने क्या करा, उसको चैलेंज की तरह लिया कि भैया ने मेरे को क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन के आंसर मेरे को फाइंड करने हैं उसी एनसीईआरटी में। तो एक चैलेंज की तरह हो गया, आप एनसीईआरटी भी रीड करोगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी लिटरेचर का पूरा काम हो गया और अनसीन पैसेज की भी प्रैक्टिस हो गई। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे आपका बच गया सेक्शन नंबर बी, ग्रामर वगैरह। ग्रामर के लिए जो पहला नंबर क्वेश्चन है, जो आपका 10 नंबर की ग्रामर आएगी, इसके लिए बहुत सारे चैनल्स ने ना एक ग्रामर की वीडियो बना रखी है। ऐसा होता है कि ग्रामर इन वन शॉट करके या ग्रामर इन वन वीडियो करके ऐसा सर्च करना, एक दो लोगों की वीडियो देखना, आपको पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी। ग्रामर एक ऐसी चीज होती है जो बचपन से सीखनी होती है, पर आप क्या करो, 1-1.5 घंटे की जो वीडियो होती है, वो 1-1.5 घंटे की वीडियो देख ली, आपको ग्रामर पता चल जाएगा कि जो भी वहां पे जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होते हैं, जो एडिटिंग ओमिशन वगैरह होते हैं, उसकी वो प्रैक्टिस करवा देंगे। कुछ आप सैंपल पेपर से प्रैक्टिस कर लेना, कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वहां से प्रैक्टिस कर लेना, ग्रामर वहां से सॉर्ट हो जाएगी। एक वीडियो से वो ग्रामर सॉर्ट हो जाती है, हर साल बच्चे यही करते हैं जितने भी टॉपर्स हैं। अब बात करते हैं हम फॉर्मल लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ की। फॉर्मल लेटर क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, ये 5 नंबर बिल्कुल आपके सिक्योर्ड है। इसमें एक फॉर्मेट होता है, वो आपको अच्छे से रट के जाना है। क्या फॉर्मेट होता है, मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए बना रखा है। ये हो गया आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मेट। किस किस टाइप के होते हैं, एक होता है कंप्लेंट लेटर, एक होता है इंक्वायरी लेटर, एक होता है लेटर फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, एक होता है लेटर टू एडिटर। एक फॉर्मेट है जो आपको इस तरह से याद रखना है कि भाई सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सर, उसके बाद आता है तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंफॉर्मेटम पैराग्राफ और कंक्लूडिंग सेंटेंस। यहां पे एक तो इसी फॉर्मेट से लिखना है जैसा मैंने लिखा है, और ये जो आपकी कॉमन लाइंस हैं ये हर जगह यूज हो जाएगी। जैसे कि लेटर टू एडिटर जो है, उसमें बॉडी में आप ये कॉमन लाइन रट के जा सकते हो कि आपने क्या करा, ये जो बॉडी है इसमें आपने ये लाइन बिल्कुल चेप दी। तो ऐसे कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो आप हर एक में डाल सकते हो। आप प्लेसिंग ऑर्डर में पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 में ये सारे कॉमन वर्ड्स हैं, रट के चले जाओ, ये लिख के आ जाना। तो आपने क्या करा, जितने भी वर्ड का आपका लेटर आ रहा है उनमें से कुछ वर्ड तो मैंने दे दिए, कुछ वर्ड्स तो मैंने आपको पहले ही दे दिए, तो ये रट के जाओ। हम भी यही करते थे। हमने क्या करा, फॉर्मल लेटर के जितने भी ये कॉमन लाइंस हैं इनको रट के चले गए कि भाई अगर मेरे पास कंप्लेंट लेटर आया तो ये तो मैं पक्का लिख दूंगा। उसके बाद क्या करना है, बस मेरे को ऐड करना है, मैंने यहां डैश 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 कर दिया, उसमें ऐड करना है बस। तो आपके लिए लेटर एक फ्री के 5 नंबर है। सबसे पहले फॉर्मेट याद कर लो कि ऐसे लिखूंगा। उसके बाद अगर आपका आ गया इंक्वायरी लेटर, तो इंक्वायरी लेटर में ये 3 पैराग्राफ के ये कॉमन लाइंस है, ये तो चेपनी है। उसके बाद क्या करना, बस इसमें फिल कर देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, लाखों बच्चों ने लास्ट ईयर से यूज करा था, हमारे टीचर ने ये चीज हमें बताई थी, वो मैंने यहां पे आपको दे दी है। ठीक है, इसको आप यूज करो, इसको आप रट लो, ऐसे के ऐसे ही लिख के वहां पे आना, आपके कोई नंबर नहीं काटेगा। दूसरी बात आती है आपके एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ की एक पीडीएफ बना रखी है, निहायत ही आसान चीज है। 2 मिनट की एक वीडियो देख लेना, 5 मिनट की एक वीडियो देख लेना, समझ जाओगे। और कैसे आपको करना है, कैसे आपको कौन कौन सी चीजें, पंच लाइन्स वगैरह यूज करनी है, क्या फॉर्मेट यूज करना है, वो सारी मैंने आपको, जो चीट शीट टाइप होती है वो मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये आया था। और आपके जो चीट शीट होते हैं और जो आपके ये पंच लाइंस होती हैं बॉडी के लिए, डिस्क्राइबिंग क्वांटिटीज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ये सारे कंक्लूजन के लिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप अगर आंसर में यूज करोगे तो आपके जो हैं वहां पे नंबर पूरे मिलने के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप आंसर में यूज करोगे, पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए क्या पंच लाइन हो सकती है, क्या चीट शीट हो सकती है, ये मैंने आपको दे दी। लेटर राइटिंग के लिए क्या चीट शीट हो सकती है, वो मैंने आपको दे दी। तो आपका क्या हुआ यहाँ पे कि ये जो फॉर्मल लेटर वाला पार्ट है और ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, आधे घंटे का काम है। मेन काम है ये वाला और ये वाला। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन बिल्कुल रीड करके जाना। ये 5 दिन जो आपके पास हैं, देखो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इंग्लिश पहले से कर रखी हो, तो उनको क्या करना है, रिवीजन करना है बस। तो वो 1-2 दिन अपने इंग्लिश के लिए दे सकते हैं, बाकी ऐसे सब्जेक्ट के लिए दे देना जो कि बाद में एग्जाम है,
कि भाई उसका कर लिया, जैसे मैथ्स आपको नहीं आती मान लो, आपकी मान लो साइंस वीक है, तो साइंस कर लेना 1-2 दिन और उसके बाद इंग्लिश कर लेना। बाकी अगर ऐसा कोई है जिसने इंग्लिश बिल्कुल छुई नहीं है तो इंग्लिश की एनसीईआरटी रीड बिल्कुल करके जाना। दूसरी कुछ प्रो टिप्स मैं आपको देता हूं, पहला कि जो भी टॉपर्स की आंसर शीट है उसको एक बार रीड जरूर करके जाना। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा टॉपर्स किस तरह से आंसर को फ्रेम करते हैं। एक प्रेजेंटेशन वीडियो पूरी मैं आपके लिए बनाऊंगा, वो वीडियो आपके लिए आ जाएगी इंग्लिश के जस्ट एग्जाम से पहले, लास्ट मिनट टिप्स वीडियो होती है। पर उससे पहले आप जब भी कोई आंसर लिख रहे हो तो उसके देख लेना टॉपर्स ने किस तरह से लिखा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार हर एक चैप्टर के जरूर देख के जाना। गूगल पे आप डायरेक्ट डालोगे चैप्टर नाम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको पता चल जाएगा। तो एक बार उसको रीड कर लेना। रीड करने से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आंसर को वहां पे लिख के आना होता है। आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन सारी है, पर लिख के कैसे आना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा, 1-2 दिन में आपके लिए आ जाएगी। दूसरी चीज, लास्ट पेज को हमेशा एक रफ पेज की तरह यूज करना रैंडम पॉइंट्स के लिए। जैसे कि ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, प्रेजेंटेशन वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। मान लो आपका आ गया, मान लो आपको लेटर लिखना है, तो लेटर के लिए आपके दिमाग में आए कि भाई मेरे को ये पॉइंट्स रखने हैं, तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने एक जगह नोट कर लिए। या मान लो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको 1-1.5 पेज 2 पेज पढ़ने पड़ेंगे। क्या होता है, हम आंसर लिखना शुरू करते हैं, फिर हमें लगता है अरे यार ये भी तो इंक्लूड कर सकता था, फिर मैं क्या करता हूं उसको काट के फिर से करता हूं, फिर सोचते हैं यार ये भी तो इंक्लूड कर सकते थे, फिर कहीं पे भी किसी का सर किसी का पैर, किसी का सर किसी का पैर कहीं पे जोड़ दिया। इससे बढ़िया ये है 2 सेकंड रुक जाओ, 2 सेकंड रुक के जो लास्ट पेज है आपका, जो लास्ट पेज होता है उसको रफ पेज लिख दो, और रफ पेज में एक बार सोच लो कि भाई क्या क्या पॉइंट्स मेरे को इंक्लूड करने हैं। एक बार लिख लिए, अब ये जो लिख लिया आपने पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को एक बार सीक्वेंस वाइज कर लो कि पहले ये लिखूंगा, दूसरा ये लिखूंगा, तीसरा पॉइंट ये यूज करूंगा, चौथा पॉइंट ये यूज करूंगा। फिर अब ये जो 1 2 3 4 मेरे को मिल गए, अब इस फॉर्मेट में लिखो आंसर को, तो टीचर को लगेगा कि हाँ यार बच्चा भटका नहीं, बच्चा को ऐसा नहीं हुआ कि यार कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, कोई सर पैर कुछ नहीं है। इस तरह से यूज करना रफ पेज को, मैक्सिमम टाइम यूज करना, खाली इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी आप यूज करोगे, हिंदी वाली वीडियो में बताया था। आप बाद के जो जहां पे भी बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, एसएसटी में कोई लॉन्ग आंसर लिखना है आपको, तो सारे पॉइंट पहले लिख लो, फिर उसके बाद उसको आपको फ्रेम करना है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसके बाद गिर गया, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है, आंसर में कहीं पे भी समरी नहीं चेपनी। आंसर में कहीं भी ये मैं सोचना कोई आता नहीं है समरी चेप दी, भैया अगर नहीं आया तो फिर क्या करूंगा, शुरू का एक पैराग्राफ एटलीस्ट ऐसा लिखना जिससे कि टीचर को लगे कि यार हाँ यार इसको नॉलेज है इस चैप्टर के बारे में। उसके बाद चाहे आप समरी चेप दो, ये बिल्कुल आखिरी वाला चांस है कि भाई कुछ नहीं आ रहा तो आखिरी ऑप्शन यही है, पर समरी मत चेपना। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आया उठा के उस चैप्टर की समरी चेप दी, उससे नंबर कट जाते हैं। पहले क्या हो जाता था, पहले टीचर मान जाते थे, अब नहीं मानते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, खैर मचा देना, आग लगा देनी है। लास्ट मिनट टिप्स वीडियो है, जो प्रेजेंटेशन वाली वीडियो है, वो आपके लिए 1-2 दिन में आ जाएगी। उसमें आपको हर एक चीज में पॉइंट बाय पॉइंट बता दूंगा, क्या क्या आपको ध्यान रखना है जिससे कि आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन करो। ये क्या है, ये है आपका सिलेबस कंप्लीट करा आपने, कि भाई आपने पूरी पूरी नॉलेज ले ली, नॉलेज आपके दिमाग में है, पर उसको पेपर में कैसे लिख के आना है जिससे कि टीचर को पता चल जाए हाँ ये इसको सब पता है, वो मैं प्रेजेंटेशन वीडियो में आपके लिए बना दूंगा। उसके लिए 1-2 दिन में मैं आ रहा हूं। तब तक के लिए वही बाय बाय, गुड नाइट। जल्दी से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। सारे जो चीजें हैं, जो भी एनालिटिकल पैराग्राफ है, जो भी मैंने चीजें यहाँ पे बोली हैं, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने आपके लिए दे दी हैं। उनको डाउनलोड, वो कमेंट सेक्शन कह रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए दे दी है। उसको जल्दी से पीडीएफ डाउनलोड कर लो और यूज करो। और इंग्लिश का एग्जाम ना बहुत आसान आता है, आग लगा के आओगे, 95 तक बहुत आराम से आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। जाओ जल्दी जाओ, पढ़ लो जी, पढ़ लो, बाय 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 बाय, मिलते हैं जल्दी, बाय, जाओ पढ़ लो।